प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसकी पहले की पंक्तियों की व्याख्या मैंने इससे पहले के वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं बचे हुए पंक्तियों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो आइए पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस गया होगा ना यहीं पर। तो आइए इन पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कुबेर, अलका और कालिदास के मेघ का कहीं पता न लगने की बात नागार्जुन द्वारा कही गई है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि पता नहीं वर्तमान समय में धन के स्वामी कुबेर कहाँ चले गए हैं और उनकी राजधानी अलका नगरी कहाँ चली गई। आज न कुबेर है और न ही उनकी राजधानी अलका है। कालिदास ने आकाश में बहने वाले जिस गंगा जल का वर्णन अपने मेघदूत में किया था, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा, पर दूत बनकर जाने वाले उस बादल का कहीं भी पता नहीं चला। वह बादल तो केवल छाया रूप अथवा काल्पनिक थे। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि उसके विषय में मुझे कौन बताएगा। नागार्जुन जी अंत में प्रश्न करते हुए कहते हैं कि वह बादल यहीं कहीं बरस कर तो समाप्त नहीं हो गए हैं। इस प्रकार हम इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, प्रश्नवाचक तथा वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भीड़ते देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बादल के आंधी से भिड़ने की बात का वर्णन हुआ है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जनकवि नागार्जुन जी कहते हैं कि छोड़ो वह सब तो मात्र कवि कालिदास की कल्पना थी। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि मैंने तो भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर बादलों को तूफानी हवाओं के साथ गरज गरज कर टकराते हुए देखा है। अर्थात मैंने हिमालय पर्वत पर बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शत शत निर्झर निर्झनी कल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कूटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, मैंने इस दृश्य को देखा है। हाँ, मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं।
इन पंक्तियों में हिमालय के वनों में रहने वाले किन्नरों और किन्नरनियों का वर्णन है। आइए व्याख्या करते हैं। यह नागार्जुन जी कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले सैकड़ों झरने अपने जल प्रवाह से देवदार के वनों में कलकल ध्वनि कर रहे हैं और वहीं उस देवदार वृक्षों के नीचे लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से निर्मित कुटियों के अंदर रंग बिरंगे फूलों से अपने केशों को सजाकर किन्नर और किन्नरियां बैठे हैं। इस प्रकार नागार्जुन जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से किन्नरों और किन्नरनियों के रूप का वर्णन किया है। यहाँ हम विशेष की बात करें तो अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गलों में, कानों में कुबले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पानपात दाक्षासव पुरित रखे सामने अपने अपने, मैंने इसे देखा है, हाँ मैंने बादलों को घिरते देखा है। आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में हिमालय की घाटी में रहने वाले किन्नर और किन्नरनियों का वर्णन है। तो चलिए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। नागार्जुन जी यहाँ कहते हैं कि किन्नर और किन्नरनियाँ अपने शंख के समान सुंदर गले में इंद्रनील मणि की माला डाले हुए थे। उन्होंने अपने कानों में नील कमल और वेणी के लाल फूल लटका लिए थे। उनकी चोटियों में 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल सजे हुए थे तथा उनका मदिरा पीने का पात्र चांदी का बना हुआ था और मणियों से जुड़े हुए थे। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि कलापूर्ण ढंग से रचित उस पीने के पात्र को अंगूर से बनी मदिरा से भरकर वे किन्नर एवं किन्नरनियाँ अपने अपने सामने रखे हुए थे। प्रस्तुत पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास, पूर्णोपमा, पुनरुक्ति प्रकाश तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छाला पर पलथी मारे मदिरा रुण आँखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरिनियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, हाँ मैंने बादल को घिरते देखा है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ किन्नर एवं किन्नरनियों के वंशी बजाने का वर्णन हुआ है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि किन्नरों और किन्नरनियों ने अपने अपने मदिरा पीने के पात्र लाल चंदन से बनी टिपाइयों पर रखकर कम वयस्क अर्थात मुलायम मुलायम कस्तूरी हिरन की नरम और बिना दाग वाली मृगछाला पर बैठे हैं। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि किन्नर और किन्नरनियों का मदिरापान के कारण हुए लाल लाल नेत्रों एवं उनके मस्त बांसुरी पर अपनी कोमल व मनोहर अंगुलियों को फेरते हुए दृश्य को मैंने अर्थात नागार्जुन जी ने देखा है, हाँ मैंने बादल को हिमालय पर घिरते देखा है। यहाँ हम इन पंक्तियों के विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा पडिकर अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम अंततः यही कह सकते हैं
किस कविता में नागार्जुन जी ने हिमालय के प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही अनुपम एवं मनोहर, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।